नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की यूट्यूब चैनल पर। विज्ञान हिंदी में इस श्रृंखला के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रेडियोट्रॉफिक फंगस पर, रेडियो एक्टिविटी पर जीवित रहने वाले फंगस पर, जिसे वैज्ञानिक रेडियो सिंथेसिस का नाम देते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दें और इस वीडियो को अपने सब दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं रेडियोट्रॉफिक फंगस की। इस फंगस को समझने के लिए हमें कुछ दशक पीछे जाना होगा, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होती है। 26 अप्रैल 1986 की वो रात, जब एक धमाके ने चेरनोबिल यूक्रेन के प्रिपियात शहर को सदा सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया था और पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था। ये धमाका किसी युद्ध के कारण नहीं हुआ था, बल्कि वहां पर स्थित न्यूक्लियर रिएक्टर में मानवीय गलती से हुआ विस्फोट था, जिसे आज भी सबसे घातक मैन मेड डिजास्टर के रूप में याद किया जाता है। इस डिजास्टर ने रिएक्टर की टनों भारी छत को रात के आसमान में गेंद की तरह उछाल दिया था और न्यूक्लियर स्टेशन व आसपास का पूरा वातावरण रेडियो एक्टिव तरंगों से भर गया था। तुरंत इलाके को खाली कराया गया था, परंतु फिर भी मौत का तांडव तो सभी ने देखा था, जिससे वहां के पशु पक्षी और वनस्पति भी अछूते नहीं रहे थे। आज लगभग 4 दशक बाद भी ये इलाका मानव विहीन है, वीरान है। कुछ 1 सैकड़ा लोगों के अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। हालांकि पशुओं की कुछ प्रजातियां वहां वापस लौटने लगी हैं, जिनमें भेड़िए, भालू, घोड़े और कुत्ते शामिल हैं। ये सभी वहां निर्विघ्न फल फूल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की धरती अभी भी लगभग मानव विहीन है और इनका कोई शिकार करने वाला वहाँ नहीं है। पेड़ पौधे और घास भी अब धीरे धीरे उगने लगी है, लेकिन इन सभी जीव जंतुओं पर, पशुओं पर रेडिएशंस का दीर्घकालिक प्रभाव दिखलाई पड़ता है। किसी की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है तो किसी के पैर निर्जीव हैं। पक्षियों के पंख पनपे ही नहीं हैं कि वो ठीक से उड़ सकें। पाइन के जंगलों पर भी इन रेडिएशंस का बहुत बुरा असर पड़ा है, वे पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। बाकी के पेड़ों और वनस्पतियों पर भी इनका प्रभाव देखा जा सकता है। समझ में आता है इन रेडिएशन से हुए जानलेवा जेनेटिक म्यूटेशंस पर आज भी बहस क्यों होती है। इस सब के बीच हादसे के लगभग 5 वर्ष बाद आश्चर्य से भर देने वाली वैज्ञानिक खोज 1991 में सामने आई है, जिसने एक नई आशा की किरण को जन्म दिया है। ये खोज न्यूक्लियर प्लांट चेरनोबिल के भीतर और उसके आसपास के क्षेत्र में उगाए गहरे रंग के फंगस के बारे में है, जिसे वैज्ञानिक रेडियोसिंथेसिस का नाम दे रहे हैं। रेडियोसिंथेसिस वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो रेडियोट्रॉफिक फंगस द्वारा की जाती है। ये वो फंगस है जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस यानी आयनकारी विकिरण को मुख्य रूप से अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में उपयोग करते हैं, अर्थात ये रेडिएशंस को खाते हैं। रेडिएशंस ईटिंग फंगस। ऐसे फंगस चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के भीतर व आसपास के इलाकों में देखे गए। इस क्षेत्र में जहां रेडियो एक्टिविटी अपने चरम पर है, ये न सिर्फ पाए गए बल्कि ये बढ़ते हुए भी दिखाई दिए।
इन्होंने अपने हाइफी को रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट की दिशा में बढ़ाया, ऐसा प्रतीत हुआ। जब इनका अध्ययन हुआ तो ये पाया गया कि ये हाइफी रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट की दिशा में नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि उन रेडिएशंस की दिशा में बढ़ा रहे हैं जिसमें बीटा और गामा रेडिएशंस शामिल हैं। लेकिन इस एक्टिविटी के पीछे का बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, जैविक तंत्र, अभी तक वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आया है। वैज्ञानिकों ने जब अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि ये फंगस जीवित रहने के लिए मेलेनिन का उपयोग करते हैं। मेलेनिन एक पिगमेंट का नाम है। एनर्जी के लिए रेडिएशंस और मेलेनिन के उपयोग को ही रेडियोसिंथेसिस का नाम दिया गया और इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन के समान माना गया। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होता है उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर भी अभी तक ये ज्ञात नहीं हुआ है कि रेडियोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस की तरह बहुचरणीय प्रक्रिया है या नहीं। फिर भी ये बात तो स्पष्ट ही है कि ये फंगस वास्तव में बहुत विपरीत परिस्थितियों में न सिर्फ जीवित हैं बल्कि तेजी से बढ़ भी रहे हैं। इस दिशा में हुई और अधिक शोध जो कि एल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में हुई बताती है कि ऐसे 3 फंगस आइडेंटिफाई हुए हैं जिनमें मेलेनिन पाया गया। वे हैं क्लेडोस्पोरियम स्पेरोस्पर्मम, वेंगियाला डर्मेटिटाइडिस और क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। इन सभी फंगस के बायोमास में वृद्धि हुई और इनमें एसीटेट का संचय भी बहुत तेजी से हुआ। जब इन्हें नॉर्मल से 500 गुना ज़्यादा आयोनाइजेशन वाले एटमॉस्फेयर में रखा गया, एक्सपोज किया गया। इस शोध में विशेषकर क्लेडोस्पोरियम स्पेरोस्पर्मम को चुना गया क्योंकि यही फंगस चेर्नोबिल रिएक्टर में पाया गया था। दादाचोवा एटाल ने अपनी शोध में पाया कि क्लेडोस्पोरियम नियोफॉर्मेंस के सेल्स को जब रेडिएशंस के संपर्क में लाया गया तो इन जीवों ने बड़ी ही तेजी से सिर्फ 20 से 40 मिनट के भीतर ही अपने मेलेनिन के रासायनिक गुणों को बदल दिया, जिसके कारण इनकी मेलेनिन मीडिएशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की दर में 3 से 4 गुना की वृद्धि हुई। प्रयोगशाला में प्रत्येक फंगस के कल्चर को कम से कम अर्थात सीमित पोषक तत्व प्रदान करके प्रयोग किया गया, जिससे मालूम हुआ कि बायोमास में वृद्धि और अन्य प्रभाव या तो सेल्स द्वारा आयोनाइजिंग रेडिएशन से सीधे ऊर्जा प्राप्त करके हुए या फिर रेडिएशंस द्वारा सेल्स को पारंपरिक पोषक तत्व का कुशलता और तेजी से उपयोग करने की अनुमति देने के कारण हुआ। शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला के बाहर भी जीवों के ऊपर ऐसे प्रभाव देखे हैं जिसमें रेडिएशंस की अनुपस्थिति में भी मेलेनिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है। लेकिन ये स्टडी अभी भी वैज्ञानिकों को फंगस पर लाइट और हीट का क्या प्रभाव पड़ेगा इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाती। मेलेनिन के ऊपर हुई खोजों से ये तो ज़रूर ज्ञात हुआ है कि मेलेनिन युक्त वर्णक यानी पिगमेंट्स रेडिएशंस रोधी
गुण युक्त होते हैं। रेडिएशंस को रोकने के गुण रखते हैं, उन्हें शील्ड करने के गुण रखते हैं। इन पिगमेंट्स की आणविक संरचना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मतलब उन्हें सोख सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनका रंग गहरा हो जाता है। इनका ये गुण ये दर्शाता है कि मेलेनिन पिगमेंट रेडियोट्रॉफिक फंगस को आयोनाइज्ड रेडिएशन से बचाने में उनकी मदद करते हैं। उनका ये गुण पानी की रेडियोलिसिस के दौरान बनने वाले फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करने की उनकी क्षमता के कारण है। फंगस में मेलेनिन बनने के कई फायदे हैं, जैसे ये उन चरम वातावरण में भी रह सकता है जहाँ बहुत हाई रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। रेडियो एक्टिविटी के चरम होने पर भी ये फंगस बहुत खूबी से बढ़ता है और अपने हाइफी उन रेडिएशंस की दिशा में बढ़ाता है। शोधकर्ता ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि रेडियोट्रॉफिक फंगस को रेडिएशंस की ढाल के रूप में, मतलब शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, विशेष रूप से अंतरिक्ष या अन्य वायुमंडल में जहां अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाता है। इस तरह की गतिविधियां जांचने के लिए कि क्या वास्तव में फंगस ढाल के रूप में उपयोगी होगा, एक प्रयोग दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किया गया, जो मंगल ग्रह की संभावित यात्रा का हिस्सा था। इस अनुसंधान में क्लेडोस्पोरियम स्पेरोस्पर्मम के रेडियोट्रॉफिक स्ट्रेन का इस्तेमाल किया गया और 30 दिनों के इस अध्ययन के नतीजे बहुत आशाजनक प्राप्त हुए, लेकिन अभी इस दिशा में और अधिक शोध की आवश्यकता है। फिर भी ये इस दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम तो माना ही जाएगा, और इतना ही नहीं, इस खोज से अन्य दिशाओं में हो रही खोजों के द्वार भी खुलेंगे, जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के डिस्पोजल की समस्या का निदान, UVIR रेडिएशंस को शील्ड करने में हो रही खोजों के लिए भी ये खोज मील का पत्थर साबित होगी। हालांकि अभी वैज्ञानिक इस फंगस को मनुष्य के खाने योग्य सामग्री नहीं समझते। इस दिशा में वे यकीन से नहीं कह सकते कि ये फंगस कितने सक्षम हैं रेडिएशंस को ऊर्जा में बदलने के लिए। इसीलिए इनका सेवन या इनका त्वचा के सीधे संपर्क में आना खतरनाक हो सकता है। कम से कम अभी तक तो इनका खाद्य स्रोत बनना वास्तविकता से कोसों दूर है, परंतु भविष्य में हो सकता है ये सुपरफूड की तरह बाजार में उपलब्ध हों। इसी को तो कहते हैं बून इन डिस्गाइज। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे विज्ञान के किसी अन्य चमत्कार के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।